हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बिजनेस स्टोरी के बारे में जो इंडियन एफएमसीजी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल गई, और ये है पैराशूट और HUL की 13 साल की एपिक फाइट। 1991 का साल इंडिया की बिजनेस हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया ने अपने डोर्स लिबरलाइजेशन के लिए खोले और वर्ल्ड का सबसे बड़ा FMCG जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर, जिसे हम HUL के नाम से जानते हैं, वो इंडिया में एंटर किया। प्राइम मिनिस्टर नरसिंह राव और फॉरेन मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने देश का मार्केट दुनिया के लिए ओपन कर दिया था, और फिर आई दुनिया की वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स की बारिश। HUL एक ऐसी कंपनी थी जो हर मार्केट में या तो आपकी कंपनी खरीद लेती या compete करके आपका मार्केट शेयर पूरा खा जाती। और 1991 में HUL की नजर पड़ी एक छोटी सी ब्लू बोतल पर, पैराशूट कोकोनट ऑयल। पैराशूट, शुद्धता जो नजर आए। पैराशूट नारियल तेल में है 100% आर पार शुद्धता, नारियल विटामिन और पोषण से भरा। पैराशूट जिसको मारिको बेचता था, उसका रेवेन्यू 100 करोड़ का था, लेकिन ग्लोबली HUL हजारों करोड़ कमा रहा था। मतलब किसी भी इंडियन ब्रांड को तुरंत वो खरीद सकता था। साथ ही में हॉलीवुड और बॉलीवुड के काफी बड़े स्टार्स HUL के ब्रांड्स को इंडोर्स कर रहे थे, और HUL 75 कंट्रीज में डोमिनेट कर रहा था। तब HUL के चेयरमैन ने हर्ष मारीवाला पैराशूट के फाउंडर को कॉल किया और बोला कि हर्ष, ये कंपनी हमें बेच दो, तुम्हारे फ्यूचर जनरेशंस भी इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। और सब सोच रहे थे कि HUL के पैसे और पावर के सामने ये छोटी सी इंडियन कंपनी झुक जाएगी, लेकिन पैराशूट ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला और 13 साल के बाद HUL ने अपनी हार मानी और मारिको को सेल कर दिया। अब निहार, जो कि HUL का पार्ट था, अब वो भी मारिको का पार्ट है, और पैराशूट भी। तो सवाल ये है कि कैसे एक छोटी सी इंडियन कंपनी ने दुनिया के इतने बड़े FMCG जायंट को हरा दिया। तो लेट्स सी। एंड अब सबसे पहले इस स्टोरी में हम 3 मेजर बिजनेस स्ट्रैटेजीज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि उस टाइम पर यूज करी गई थी। अब ये कहानी शुरू होती है 1991 में, जब इंडिया ने लिबरलाइजेशन किया, और इसका मतलब फॉरेन कंपनीज पे कम टैक्स लगना और मार्केट उनके लिए ओपन हो जाना। तब कोका कोला, HUL, हुंडई जैसे काफी बड़े ब्रांड्स इंडिया में आ गए, एंड पूरे वर्ल्ड ने सोनी और ऐसे ही और प्रोडक्ट्स के साथ इंडिया को देखा। क्यों? क्योंकि हमारे पास थे 80 करोड़ कंज्यूमर्स का गोल्ड माइन। लोगों ने सोचा चाइना के बाद अब इंडिया का टर्न है, और जब एक बड़ी MNC इंडिया आती है तो जीरो से शुरू करने की बजाय वो एक एग्जिस्टिंग प्लेयर खरीद लेती है। उससे उस कंपनी का टाइम सेव होता है और उसको एक मार्केट भी मिल जाता है। जैसे कोका कोला 1993 में इंडिया आई, उन्होंने देखा कि थम्स अप का मार्केट शेयर 85% है और लोगों को थम्स अप का टेस्ट कोक से बेटर लगता है, इसलिए उन्होंने थम्स अप और लिम्का, गोल्ड स्पॉट जैसे पार्ले के ब्रांड से खरीद लिए। एंड इस डील से कोका कोला को नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि थम्स अप का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑलरेडी रेडी था। और सबसे इम्पोर्टेंट, 10 साल का ब्रांड बिल्डिंग का टाइम भी बच गया। छोटी कंपनीज को क्या मिला? फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स को काफी ज्यादा पैसा और अपने ब्रांड को ग्रो करने का एक चांस। और इसी कॉन्टेक्स्ट में HUL के चेयरमैन ने हर्ष मारीवाला को एक्विजिशन के लिए कॉल किया, लेकिन हर्ष ने मना कर दिया। तब HUL ने सोचा कि अगर हम डायरेक्टली मारिको के साथ compete करें तो भी हम मारिको का मार्केट ले सकते हैं, और यहीं से शुरू होता है एक एपिक बिजनेस बैटल। हर्ष मारीवाला की 3 स्मार्ट स्ट्रैटेजीज की अब हम बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले स्ट्रैटेजी थी रिलेटेड टू टैक्स और रेगुलेटरी इनसाइट। अब मारिको के पास कम फंड्स थे और हर्ष को फाइट के लिए पैसा चाहिए था। तब उन्होंने देखा कि हेयर ऑयल पे 16% एक्साइज ड्यूटी लगती है और एडिबल ऑयल पे सिर्फ 8% एक्साइज ड्यूटी। हर्ष ने एक काफी बड़ा स्टेप लिया, बॉटल से हेयर ऑयल हटा दिया और सिर्फ लिखा 100% प्योर कोकोनट ऑयल। टैक्स ऑफिसर्स ने पूछा कि लोग इसे अपने बालों में लगाते हैं, तो ये कॉस्मेटिक ब्रांड टैक्स क्यों नहीं दे रहे? हर्ष ने बोला कि सर, हम एडिबल कोकोनट ऑयल बेचते हैं, लोग इसे हेयर या कुकिंग में लगाएं वो उनका पर्सनल चॉइस है, हम सिर्फ एडिबल ऑयल बनाते हैं। ये केस सुप्रीम कोर्ट तक गया और मारिको के फेवर में डिसीजन आया। इससे उनको एक्स्ट्रा 8% प्रॉफिट मार्जिन मिला, जो कि FMCG में काफी बड़ा था। 500 से 600 करोड़ के स्केल पर ये एक्स्ट्रा कैश फ्लो 40-50 करोड़ का था, जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया गया। सेकंड स्ट्रैटेजी थी सप्लाई चेन मास्टरी की।
पुराना सप्लाई चेन बहुत कॉम्प्लेक्स था, एक्सट्रीम कॉम्प्लेक्सिटी थी, जहां पर फार्मर से फैक्ट्री तक इतने मिडलमैन थे जो कि सप्लाई चेन चोक हो गई थी। काफी अनप्रेडिक्टेबिलिटी भी थी क्योंकि क्रॉप की शॉर्टेज, प्राइस की फ्लक्चुएशन डायरेक्टली कंपनी को हिट करती थी और बहुत बड़ा प्रोक्योरमेंट प्रोसेस था जहां पे आधे से ज्यादा प्रोडक्ट्स तो स्पॉइल हो जाते थे। हर्ष ने डिसाइड किया कि मिडलमैन को हटा दिया जाए, कलेक्शन सेंटर्स बनाए, फार्मर से डायरेक्ट मटेरियल लिया, क्वालिटी चेक किया, पे और प्रोसेस किया एंड रिजल्ट था कि प्योरिटी मेंटेन हुई, फार्मर्स को अच्छा प्राइस मिला, कॉस्ट काफी कम हुई और क्वालिटी काफी बढ़ गई। अगला था एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी जिससे कंपनी ने एक इमोशनल कनेक्ट किया। HUL का मैसेज था स्टाइल, शाइन, फैशन, वही हर्ष ने किया इंडियन इमोशन पे प्ले। पैकेजिंग को चेंज किया, टीवी कैंपेन में उन्होंने प्योरिटी और ट्रेडिशन पे फोकस किया और कोकोनट को एक सैक्रेड फ्रूट और टेम्पल रिचुअल्स के साथ कनेक्ट किया। उन्होंने हाईलाइट किया कि गॉड के लिए प्योर कोकोनट पैराशूट में है एंड रिजल्ट ये था कि HUL की परफ्यूम्ड ऑयल इंडियन कंज्यूमर्स के सामने वीक पड़ गई और रिजल्ट था कि पैराशूट की सेल्स डबल डिजिट से ग्रो होने लगी। कुछ सालों में पैराशूट ने 52% मार्केट शेयर कैप्चर किया। HUL ने डिस्काउंट्स, गिफ्ट्स, प्राइस कट सब किया लेकिन उसको मार्केट शेयर नहीं मिला एंड फाइनली HUL ने निहार को, मारिको को बेच दिया। सोचो, इतना बड़ा जाइंट जो खुद मारिको को खरीदना चाहता था, वही जाइंट अपना ब्रांड उस छोटी कंपनी को बेच रहा था। इस सिंपल सी स्टोरी से हम कुछ बिजनेस लेसन सीख सकते हैं, जैसे कि रेगुलेटरी इनसाइट कभी कभी एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह भी यूज हो सकती है, इसलिए लॉ और टैक्सेशन की अच्छी समझ होना भी एक वेपन की तरह यूज हो सकता है। साथ ही में कॉपी पेस्ट MNC स्ट्रैटेजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो फेल भी हो सकती है। जैसा कि हमने देखा कि इतना बड़ा जाइंट HUL अपनी स्ट्रैटेजी नहीं फॉलो कर पाया और नहीं अपना गोल अचीव कर पाया, पर वही मारिको जैसी छोटी सी कंपनी ने कल्चर, ट्रेडिशन और इंडिया की ऑडियंस की डिमांड समझते हुए इस स्ट्रैटेजी से इतना बड़ा मार्केट शेयर जीता। थर्ड है, ये नहीं कि हम मार्केटिंग पे पूरा स्पेंड करें, हमारा फोकस सप्लाई चेन पे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि मार्केटिंग हमें ट्रायल देता है लेकिन अच्छे और सस्टेनेबल प्रॉफिट्स हमें एक अच्छे सप्लाई चेन से ही आते हैं। तो ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं बल्कि स्ट्रैटेजी, करेज और इंडियन ट्रेडिशन के साथ इनोवेशन की भी है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और ऐसे और बिजनेस केस स्टडी सीखने के लिए डू फॉलो अस।